भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक की पहचान कटैया थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर निवासी गोलू मिश्रा के रूप में हुई है। इस घटना में अब तक एक ग्रामीण और 2 अपराधी समेत 3 लोगों की जान जा चुकी है। 24 अप्रैल को भोरे के लाला छापर बाजार में 6 अपराधियों ने लूटपाट की थी, जिसमें फायरिंग में ग्रामीण की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़कर पीटा भी था, जिनमें दोनों की मौत हो चुकी थी। ये देखिए 26 अप्रैल की तस्वीर, जब युवक जो हैं वो पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले की तस्वीर जो है 25 अप्रैल की देखिए, बॉम्ब लिंचिंग का वीडियो वायरल हुआ। फायरिंग में राहगीर की मौत हो गई। आपको ये बता दें चलें कि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और दरअसल दीपक ज्वेलर्स लूटकांड में घायल जो दूसरा अपराधी था, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार में 24 अप्रैल को जेवर दुकान में फायरिंग हुई। फायरिंग में दुकानदार का भाई घायल हुआ। गोली लगने से राहगीर डब्लू मिश्रा की मौत हो गई। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को पकड़ा और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में दोनों की जमकर पिटाई कर दी गई। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इतना ये और ज्यादा बड़ा मामला हो चुका है। दरअसल देखिए, भोरे थाना क्षेत्र के लाला छापर बाजार में 24 अप्रैल को जेवर दुकान में फायरिंग हुई, एक ज्वेलरी के दुकान में। और फायरिंग में दुकानदार का जो भाई है वो घायल हो जाता है। गोली लगने से राहगीर डब्लू मिश्रा की मौत हो जाती है। ग्रामीणों ने 2 अपराधियों को इस क्रम में पकड़ा है और पुलिस की मौजूदगी में दोनों की जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, ये हमने आपको दिखाया भी। 24 अप्रैल की देर रात ही एक अपराधी की मौत हो जाती है, इतना ज्यादा उसको पीटा गया। फिर 24 अप्रैल को दूसरे अपराधी की भी मौत की खबर, और अब तक इस मामले में कुल 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त इस मामले में सामने आया है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। वैशाली से खबर है, जहां पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो कि फर्जी आधार कार्ड बनाने के साथ साथ सरकारी योजनाओं में सेंधमारी करता था, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो रहा था। और सबसे खास बात यह है कि गिरोह सीएसपी की आड़ में चल रहा था, जिसे मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक युवक चला रहा था। इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने गुप्त सूचना पर बेलसर थाना क्षेत्र के बीबीपुर चौक पर स्थित एयरटेल पेमेंट बैंक के आउटलेट पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और मौके से भारी मात्रा में मिनी एटीएम मशीन, फिंगरप्रिंट मशीन, क्लोन फिंगरप्रिंट के साथ साथ 30 से ज्यादा आधार कार्ड, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, लैपटॉप सहित कई सामान बरामद किए हैं। देखिए, शातिर साइबर अपराधियों ने पूरा सिस्टम सेटअप कर रखा था, जिसे देखने से किसी को भी ऐसा शक नहीं होता था कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही है, ये यहाँ पर भी कुछ गलत हो सकता है। ऐसा भी लोगों को लग रहा था, हाँ ये सरकारी कर्मचारी हैं और इनका यही काम है। अब देखिए, गिरफ्तार धर्मेंद्र 2 युवकों को ट्रेनिंग भी दिया था, जो फिंगरप्रिंट क्लोन करके फर्जी आधार कार्ड बनाता था और देश के दूसरे राज्यों में भी भेजा करता था। ये 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि फर्जी आधार कार्ड जो जब्त किए, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसे में पूछताछ में नेटवर्क का खुलासा होगा कि आखिर कितने बड़े लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं। साइबर ठगी का केंद्र पकड़ में आया है। सीएसपी की आड़ में ये सारा खेल जो है हो रहा था। सीएसपी है, उस पर छापेमारी किया गया। सर्वप्रथम जो एक सीएसपी है जिसका संचालक राकेश कुमार है, उसके यहाँ पर छापेमारी की गई। वो एक ग्राम है बीबीपुर चौक, वहाँ पर जो है एयरटेल पेमेंट बैंक के जो है सीएसपी चलाते हैं। तो वहाँ पर जब छापेमारी की गई तो पता चला कि इनके पास कई जो है आईडी बरामद हुई हैं, जिससे और कई लोगों के जो है क्लोन्ड फिंगरप्रिंट जो सिलिकॉन के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट को रख लिया जाता है, ताकि उसका बाद में जो है मिसयूज़ किया जा सके या बाद में जो है उससे कोई भी पेमेंट का ऑथराइजेशन किया जा सके। इसमें जो है तत्पश्चात जो आगे हम लोगों ने और उसका जो डिवाइसेस था सभी को। अब बात करेंगे बोकारो की। ये बड़ी खबर बोकारो से मिल रही है। यहाँ पर बड़ा वित्तीय घोटाला उजागर हुआ है। एसपी के नाम से खुले खाते से 15 करोड़ 98 लाख की फर्जी निकासी का ये मामला सामने आया है, जहां पर महालेखाकार ने उच्च स्तरीय जांच की थी
जांच की अनुशंसा। और देखिए IFMS डेटा में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का भी मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2017 से 2025 के बीच 271 ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए निकाले गए। 12 करोड़ 48 लाख रुपए यात्रा भत्ता, 2 करोड़ 71 लाख रुपए GST और 63 लाख रुपए वन कार्य के शामिल हैं। बोकारो SP के खाते को 14 अलग अलग GPF नंबरों से जोड़ा गया था और इनमें से 13 नंबर अन्य लोगों के थे। फर्जी निकासी का ये जो पूरा खेल है और ये पूरा होने के बाद सुराग मिटाने के लिए जनवरी 2026 में इस खाते को मास्टर डेटाबेस से ही डिलीट कर दिया गया। अब यहां पर देखिए 2175 कर्मचारियों की जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ और 5037 मामलों में ज्वाइनिंग डेट में हेरफेर की बात भी सामने आई। एक बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला जो है वो उजागर हुआ है। बोकारो का ये मामला है। और अब चाईबासा की बात करेंगे। यहां पर देखिए ट्रेजरी घोटाले का ये जो मामला है, फर्जी निकासी मामले में शिकायत दर्ज की गई। सिपाही देव नारायण के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और अन्य खाता धारक के खिलाफ भी FIR। आपको ये बताते चलें 26,21,000 रुपए के गबन का आरोप है। कोषागार पदाधिकारी ने दर्ज की FIR। सेरंगदा थाना में पदस्थापित है आरोपी सिपाही। तो देखिए फर्जी निकासी का ये मामला है, ट्रेजरी घोटाला मामला। सिपाही देवनारायण के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अन्य खाता धारक के खिलाफ भी FIR हुई है। तो 26,21,000 रुपए के गबन का आरोप लगा है। सासाराम में हुए एक सड़क हादसे की अब हम लोग बात कर लेते हैं, जहां पर बस और ट्रक पे भीषण टक्कर हुई है। दरअसल तिलक समारोह से लौटते समय यह हादसा हुआ है। बस में सवार एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। रामेश्वर मिश्रा की हादसे में मौत हो गई है। ट्रक का ड्राइवर और खलासी भी घायल हुआ है। घायलों को सदर अस्पताल लाया गया। औरंगाबाद के मौरई से भोजपुर के जगदीशपुर जा रही थी बस। नासरीगंज के इटमीहा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर 3 लोगों की हालत गंभीर है। तो ये देखिए ये सड़क हादसा सासाराम से सामने आई है। बस और ट्रक की भीषण टक्कर में यहां पर तिलक समारोह से लौटते समय हादसा हुआ। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जो लोग जख्मी हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। खबर पूर्वी चंपारण से, चकिया से है, जहां पर अवैध वसूली के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से भारी मात्रा में नगर परिषद की रसीद को जब्त किया गया है। प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग चकिया में नगर परिषद के नाम पर वसूली कर रहे हैं, जिसके बाद SDM और SDPO के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों ने यह बताया कि ईशांत कुमार नाम के एक चौथे व्यक्ति ने इन सबको गाड़ियों से वसूली में लगाया था। चकिया थाना की टीम पहुंची तो यह देखा गया प्राइमर फेसी कि इनके द्वारा गाड़ियों को रोक करके अवैध वसूली की जा रही थी। उन्हीं के आलोक में इन सभी को थाना पर लाया गया है और प्राथमिकी दर्ज करने की अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है मैडम? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो इन तीनों के पास से नगर परिषद चकिया की रसीद की भी बरामद की हुई है। कितना रसीद कटा हुआ था, इसका कुछ अंदाजा है? रसीद कितना कटा है इसके बारे में तो आगे छानबीन के बाद पता चलेगा। नालंदा से बड़ी खबर है। बारात के दौरान विवाद में हिंसक झड़प और गोलीबारी से हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति को गोली लगी, अस्पताल में चल रहा घायल का इलाज। सरमेरा थाना क्षेत्र के ईसुआ गांव का यह मामला बताया जा रहा है। नालंदा से यह बड़ी खबर है, जहां पर बारात के दौरान विवाद में हिंसक झड़प और गोलीबारी से हड़कंप मच गया। एक व्यक्ति को गोली लगी, अस्पताल में चल रहा घायल का इलाज। सरमेरा थाना क्षेत्र के ईसुआ गांव का यह मामला बताया जा रहा है। लड़ाई झगड़ा में लोग गोली मार दिया गया है। अब कुछ बात नहीं। किससे लड़ाई झगड़ा? लोग वहाँ के दुसाद लोग बगल वाला दुसाद जात के दुसाद। हजारीबाग से बड़ी खबर है। कोल स्टेशन के पास में गोलीबारी की खबर। बदमाशों ने यहां पर एक दंपति पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पत्नी मंजू देवी की मौत का मामला सामने आ रहा है। वहीं पति का अस्पताल में इलाज जारी है। गोलीकांड के पीछे कारण क्या रहा है ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। केरेडारी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक दंपति पर फायरिंग की गई।
चलिए बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर में रेलवे के लोको पायलट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए 2 अपराधियों ने रेलवे कर्मचारी को गोली मारकर फरार हो गए। आनंद फानन में रेलवे अस्पताल लाया गया, डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र कुमार गौतम से हुई है। सरायकेला के आदित्यपुर के रहने वाले हैं। रेलवे कर्मचारी के साथ जमीन कारोबारी का काम वो करते थे। सिटी एसपी डीएसपी मौके पर पहुंच करके पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे लॉबी गेट के पास की ये घटना है। देखिए, घटना के बाद बदमाश जो है वो फरार चल रहे हैं और अब फरार आरोपी की तलाश में जो पुलिस है जुटी हुई है। जमीन कारोबारी का भी काम करते थे कर्मचारी और ऐसे में ये मामला जमीन विवाद का प्रथम दृश्य लग रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है, आगे जांच पड़ताल होगी। रेलवे की लोको पायलट की हत्या से सनसनी। देखिए, लोगों में राष्ट्र और राज्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित करने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। बिहार के सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही अब बिहार राज्य गीत को भी अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन का गायन होगा और फिर बिहार राज्य गीत से किसी भी कार्यक्रम का समापन होगा। बिहार में चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो या शैक्षणिक संस्थानों का कार्यक्रम हो, सभी आयोजन में इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला है बिहार सरकार का। बिहार राज्य गीत भी अब गाया जाएगा, यानी कि लोगों में राष्ट्र और राज्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित करने के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा कदम बिहार सरकार ने उठाया है। और अब आपको ये बताते हैं कि बिहार राज्य गीत क्या है। देखिए, इसे आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में बिहार की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर अपनाया गया था और इस गीत के बोल कवि सत्यनारायण ने लिखे हैं, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ऐसे में ये जो फैसला लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से बिहार राज्य गीत गाने का, ताकि लोगों में राष्ट्र और राज्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित हो पाए। बिहार सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार के सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही अब बिहार राज्य गीत को भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि ये अब कंपलसरी होगा। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम लोग गाएंगे, उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन का गायन होगा और फिर बिहार राज्य गीत से किसी भी कार्यक्रम का समापन होगा। तो बिहार में चाहे कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो या फिर शैक्षणिक संस्थानों का कार्यक्रम हो, सभी आयोजन में इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, मुंगेर की धरती से सीएम सम्राट चौधरी ने एक सख्त संदेश दिया है। सम्राट चौधरी ने जमीन माफिया और अतिक्रमणकारियों को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। तो अधिकारियों को सीएम ने सख्त हिदायत दी है। हमें प्रदेश में काम करे छियो, तो छुट्टी देवो तब न पटना में करबे, तो छुट्टी रहते है ना करो। ये अंदाज बयां है सीएम सम्राट चौधरी का। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी लगातार एक्शन में हैं। शनिवार को सीतामढ़ी में माता सीता की पूजा और रविवार को मुंगेर का दौरा। ये तस्वीरें मुंगेर की हैं, जहां सम्राट चौधरी के आने के बाद समर्थकों का जोश हाई है। सीएम बनने के बाद पहली बार मुंगेर पहुंचे सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। मुंगेर में सम्राट चौधरी ने 2 बड़े बयान देकर सबको चौंका दिया। सम्राट ने अतिक्रमणकारियों को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकारी जमीन पर घर बनाया तो वो घर गिराया जाएगा। जब उनके घर की सीढ़ी टूट सकती है तो कोई बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी ने बिहार के अफसरों को भी सीधे सीधे चेतावनी दे डाली। सम्राट ने कहा, अगर अधिकारी 1 महीने से ज्यादा फाइल लटकाएंगे तो नप जाएंगे। तारापुर में मेरा भी घर है और मेरे घर के भी सीढ़ी को तोड़ने का काम प्रशासन कर रहा है। इसलिए किसी का भी जमीन निजी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि सरकारी जमीन पर घर बना है उसको ध्वस्त होना ही होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय, ब्लॉक
अंचल और थाने को मॉनिटरिंग करने का काम करेगा, आपकी समस्या को समाप्त करने का काम करेगा। और ये महीने में 2 दिन कैंप लगाएंगे ये लोग, और 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। सम्राट चौधरी ने मुंगेर को कई सौगातें देकर विकास की नई उम्मीद जगा दी। असरगंज के ऐतिहासिक ढोल पहाड़ी पहुंचकर सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की। इलाके के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने भरोसा दिलाया कि ढोल पहाड़ी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। ढोल पहाड़ी में तो जितने हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका कैंप था। वे लोग अंग्रेजों से छुप कर यहाँ आंदोलन चलाने का काम करते थे। इसको भी एक पर्यटन केंद्र घोषित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र और जन्मभूमि तारापुर की धरती से सम्राट ने कड़ा संदेश दिया। सम्राट ने अतिक्रमणकारियों और जमीन माफियाओं को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही अधिकारियों को भी हिदायत दे दी, अगर फाइल लटकाई तो बख्शा नहीं जाएगा। सीएम सम्राट ने अपने सख्त अंदाज और तेवर से साफ कर दिया है कि बिहार के विकास में रोड़ा अटकाने वालों को वो छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में 18 साल बाद हुई जेटेट की परीक्षा विवादों से दूर नहीं रह पाई और रद्द हो गई। दरअसल इस जेटेट परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली है। बोकारो और रांची के केंद्रों पर ये गड़बड़ी देखने को मिली। कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र की कमी की शिकायत भी मिली। जानकारी के मुताबिक बोकारो सेक्टर 9 और रांची सीएम स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद 2 विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई और आयोग ने नई तिथि जल्द ही जारी करने की बात कही। देखिए, जेपीएससी वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी हुई, जिसके बाद अभ्यर्थियों में यहां पर नाराजगी है और व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, जेटेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल साइट एक्स पर दरअसल पोस्ट किया है और इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लापरवाही इसे बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में यह लिखा कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, घोर लापरवाही है। बोकारो और रांची के एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र पहुंच ही नहीं पाया, जिसके कारण अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनमें स्वाभाविक रूप से आक्रोश भी देखने को मिला लोगों में। फिर जेपीएससी ने शिक्षा और यहाँ पर उड़िया की परीक्षा जो है वो रद्द करने की घोषणा की। तो ऐसे में इनका लिखना है संजय सेठ का कि मेरा मानना है कि परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। इसे केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं माना जा सकता है। ये युवाओं की मेहनत, उनके समय और भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। एक परीक्षा के लिए महीनों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जब इस तरह की अव्यवस्था का सामना करते हैं तो उनके मनोबल पर कैसा असर पड़ता है वो शायद जेपीएससी में बैठे लोग नहीं समझ सकते। झारखंड में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर कब तक युवाओं को इस तरह की लापरवाही झेलनी पड़ेगी। क्या सिस्टम उनकी भावनाओं, उनके संघर्ष, उनके सपनों की अहमियत को समझ पाएगा? ऐसी घटना होने पर जवाबदेही के साथ दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। पुलिस मुख्यालय ने भी हाई अलर्ट जारी किया है, जबकि रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने गश्ती और जांच बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले की सघन तलाशी हो रही है। पूरी जांच के बाद ही लोगों को भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। और खबर यह है कि भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके में 11 संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है। रहे धार्मिक आयोजनों पर भी अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार की नज़र है और वैसी स्थिति में काफ़ी संख्या में यहाँ के लोग जो है वो नेपाल जा रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए इज्तिमा जो है वो धार्मिक आयोजन वहाँ पर किया गया। तो वैसी स्थिति में बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ साथ कई अन्य देशों के भी लोग वहाँ पर नेपाल में आने की, धर्मगुरुओं की आने की सूचना है। तो वैसी स्थिति में गृह विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके बाद जो है एसएसबी के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ हर वाहन की जांच करने में जुटे हैं। खासतौर पर नेपाल से आने वाले हर वाहनों की जांच की जा रही है, किसी से कोई गड़बड़ी न हो। जो संदिग्ध हैं उन पर विशेष नजर रखी जा रही है और खासतौर पर पिछले दिनों ही गृह
मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में ये सख्त हिदायत दिया गया कि हर आने जाने वाले की विशेष रूप से जांच की जाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इस पर विशेष नजर रखा जाए। खासतौर पर जो तस्करी करने वाले हैं, चाहे गांजा तस्कर हैं, शराब तस्कर हैं या मानव तस्कर हैं, उस पर विशेष रूप से नजर रखी जाए और इसीलिए हर कागजात की जांच करने के बाद ही उनको भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। तो देखिए, कोशिश है कि किसी तरह कोई गड़बड़ी न हो, इस पर विशेष नजर जो है वो एसएसबी ने रखी है और वैसी स्थिति में हर वाहनों की जाँच जो है सघन तरीके से की जा रही है ताकि किस तरह की कोई संदिग्ध दिखे उन पर विशेष रूप से कार्रवाई भी की जाए। उनिश कुमार, न्यूज 18, रक्सौल, मोतिहारी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने अपनी कला से सबको हैरान कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में आयोजित मन की बात कार्यक्रम के दौरान मधुरेंद्र ने 8 किलो के तरबूज पर शानदार नक्काशी की है और इसकी खासियत ये है कि 10 घंटे की मेहनत से तरबूज पर मुख्यमंत्री को मन की बात सुनते हुए दिखाया गया है। मुख्यमंत्री के समर्थकों और आम लोगों के बीच ये कलाकृति चर्चा का विषय बनी हुई है। नरेंद्र मोदी के 133वें एपिसोड में मन की बात कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मैं सम्राट चौधरी जी को हृदय से बधाई एवं शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगुवाई में, नेतृत्व में आप बिहार की समृद्धि प्रगति को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन